एपिसोड 30। लेकिन मेरी चेतना शक्तियों की गुणवत्ता 4 गुना बढ़ गई है, इसलिए मुझे एक स्तर बढ़ाने के लिए दूसरों की तुलना में 4 गुना मेहनत करनी होगी, शायद 10 गुना भी। इसलिए मैं अपनी मौजूदा हालत से संतुष्ट नहीं हो सकता। रेयांश खड़ा हो गया और उसने साक्षी को अपने हाथों में उठा लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, छोटी लड़की, वैसे भी मैं अब फिर से ताकतवर हो गया हूं। चाहे कोई भी टूटा फूटा ड्रैगन हो, अब मैं तुम्हारी और बेहतर तरीके से रक्षा कर सकूंगा। और हाँ, वो जो आत्मा पोषण वाली औषधि है ना, उसकी भी अब कमी नहीं होगी। तुमने मेरी 2 बार जान बचाई है, अब मेरी बारी है तुम्हारा कर्ज चुकाने की। जब रेयांश ने ऐसा कहा तो साक्षी आखिरकार ताएगु ब्लड स्पिरिट ड्रैगन के सदमे से बाहर आई। जब उसने रेयांश की आंखों में शक्तिशाली आत्मविश्वास देखा तो वो धीरे धीरे खोसी गई। उसे लग रहा था कि भले ही वो इस लड़के के बगल में खड़ी हो, फिर भी उसके अंदर छुपे रहस्यों का पता नहीं लगा सकती। अब जो वो ड्रैगन वॉरियर बन गया है और उसने वो अद्भुत तकनीक भी सीख ली है, तो उसका भविष्य अच्छा होगा। शायद वो सच में मेरे लिए शरीर वापस पाने का तरीका ढूंढ पाए। और साथ ही उसका और रेयांश का रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि फिलहाल तो वो रेयांश के बिना रह ही नहीं सकती थी। साक्षी को अपने कंधे पर बिठाते हुए रेयांश ने हंसकर कहा, ठीक है, आज ड्रैगन की सील का सारा झंझट खत्म हो गया। राक्षस शिकार प्रतियोगिता में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अगले कुछ दिनों में मैं अपनी शक्तियां और मजबूत करूंगा। उसके सामने भीष्म राजवंशी का चेहरा उभर आया। रेयांश ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए ठंडी हंसी के साथ कहा, इस बार पता चल ही जाएगा कि तुम्हारी नेदर के फिंगर ज्यादा ताकतवर है या मेरी ड्रैगन सील की मारक क्षमता। तुम सोचते हो कि तुमने मुझे हरा दिया है, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। पूरे 8 दिनों तक रेयांश लगातार साधना में लगा रहा और ड्रैगन नस क्षेत्र छठा स्तर की शक्तियों को मजबूत करता रहा। आखिर में जब वो दिन आया तो उसने खड़े होकर नायक कुल लौटने की तैयारी की। आखिरकार उसकी शक्तियों में बहुत बड़ा इजाफा हो चुका था और अब राक्षस शिकार प्रतियोगिता के बारे में रेयांश को पूरा आत्मविश्वास हो गया था। 9 दिन पहले मैंने सुप्रिया राजवंशी और दिनेश राजवंशी को घायल किया था और ऊपर से सबके सामने मीरा देवी का भी मजाक उड़ाया था। नायक कुल लौटने के बाद शायद कुछ लोग मुझसे पंगा लेना चाहेंगे, लेकिन मैं रेयांश शेन किससे डरता हूं। इस वक्त दोपहर हो चुकी थी। रेयांश जैसे ही नायक कुल के मुख्य द्वार से अंदर घुसा, तुरंत एक रक्षक उसके पास आकर बोला, रेयांश भाई, आज पूर्वज ने राजवंशी कुल प्रमुख और बाकियों को दावत दी है। अभी दावत शुरू होने वाली है और पूर्वज ने कहा है कि आप घर लौटते ही तुरंत होंगवू हॉल में आ जाएं। होंगवू हॉल वो जगह थी जहां नायक कुल के पूर्वज मेहमानों का स्वागत करते थे। जब रेयांश को पता चला कि आज पूर्वज ने राजवंशी कुल प्रमुख को न्योता दिया था और शायद और भी लोगों को बुलाया था, तो उसके मन में थोड़ी हिचक हुई, क्योंकि वो जानता था कि भरत राजवंशी और उसके परिवार वाले भी वहां जरूर होंगे। राक्षस शिकार प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी और रेयांश को नहीं पता था कि नायक कुल के पूर्वज क्या सोच रहे थे। हालांकि नायक कुल के पूर्वज और राजवंशी कुल प्रमुख की दोस्ती काफी मशहूर थी। वो दोनों जीवन मरण के साथी माने जाते थे और कुलई नगर में इसकी बड़ी चर्चा थी। जल्द ही रेयांश होंगवू हॉल में पहुंच गया। अंदर का नजारा बड़ा ही जीवंत था। 2 बड़ी चंदन की लकड़ी की मेजों पर तरह तरह की शराब और स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। पहाड़ों और समुद्र की दुर्लभ चीजें भी वहां मौजूद थीं। खूबसूरत दासियां यहाँ वहां घूमती हुई सेवा कर रही थी। मुख्य मेज पर नायक कुल के पूर्वज और अर्जुन नायक के 3 भाई बहन बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ सबसे आगे एक मोटा ताजा बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका चेहरा बड़ा ही हंसमुख था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरा एकदम गुलाबी था। वो बिल्कुल सफेद बालों और जवान चेहरे वाला इंसान लग रहा था। यही राजवंशी कुल प्रमुख था। हालांकि उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शक्तियां भी कम नहीं थीं। उसकी साधना भी कुलई नगर के सबसे उच्च स्तर की थी। राजवंशी कुल प्रमुख के नीचे 2 मध्यम आयु के पुरुष बैठे थे। एक था भरत राजवंशी और दूसरा था धनंजय राजवंशी। कुल सम्मेलन में वो भी नायक कुल आया था। उसी दिनेश राजवंशी का पिता जो रेयांश से डर गया था, यही धनंजय राजवंशी था। दूसरी मेज पर युवा पीढ़ी बैठी थी। नायक कुल की तरफ से यशवीर नायक, लावण्या नायक और आराधना नायक थे। वहीं राजवंशी कुल की तरफ से भीष्म राजवंशी, सुप्रिया राजवंशी और दिनेश राजवंशी बैठे थे। पास में एक और सुंदर चेहरे वाला ठंडे स्वभाव का युवक बैठा था। उसके शरीर से रेयांश को एक खतरनाक आभा महसूस हुई। ये शायद वो विराट राजवंशी था जो कुलई नगर में बहुत मशहूर था। उसे कुलई नगर की युवा पीढ़ी का सबसे ताकतवर योद्धा माना जाता था। आज तो अच्छा हुआ, दोनों कुल के शक्तिशाली लोग और युवा योद्धा लगभग सभी मौजूद थे। दावत लगभग शुरू हो चुकी थी। राजवंशी कुल प्रमुख और नायक कुल के पूर्वज जोर जोर से हंस रहे थे। तभी रेयांश अचानक अंदर आया, जिससे उनकी हंसी रुक गई और इस वक्त सभी की नजरें रेयांश पर टिक गईं। राजवंशी कुल प्रमुख के चेहरे पर तो कुछ खास नहीं था, लेकिन राजवंशी कुल के 2 मध्यम आयु के लोगों के चेहरे बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए। और सबसे ज्यादा गुस्सा तो यशवंत नायक और मीरा देवी के चेहरों पर था। वहीं अर्जुन नायक के चेहरे पर अपने पिता की तरह हल्की मुस्कान थी। राजवंशी कुल के युवा लोग रेयांश से सिर्फ नफरत करते थे। उनमें से भीष्म राजवंशी की नजरें तो जहर की तरह थीं। वहीं सुप्रिया राजवंशी और दिनेश राजवंशी रेयांश से थोड़ा डर रहे थे। लेकिन जो पहली बार रेयांश को देख रहा था वो विराट राजवंशी,
उसकी नजरें अभी भी ठंडी थीं, मगर किसी तेज तलवार की तरह। रेयांश सच में गलत वक्त पर आया था, इसलिए ऐसा माहौल बन गया। तभी नायक कुल के पूर्वज ने तुरंत स्थिति संभाली और जोर से हंसकर कहा, रेयांश, तुम भी आखिर लौट आए। अच्छा है, अब सब इकट्ठे हो गए हैं। रेयांश, तुम उस मेज पर जाकर बैठ जाओ। जैसे ही नायक कुल के पूर्वज ने यह कहा, दूसरी मेज पर बैठे ज्यादातर लोगों की नजरें रेयांश पर गड़ गईं। सुनो, तुम्हारे रिश्ते तो बहुत खराब लगते हैं। सिर्फ आराधना नामक वो लड़की ही तुम्हें मानती है, साक्षी ने मजाक भरे अंदाज में कहा। आराधना नायक के बुलावे पर रेयांश सेन उसके बगल में बैठ गया। मगर रेयांश के आने के बाद से नायक कुल के पूर्वज वाली मेज पर तो माहौल सामान्य बना रह सकता था, लेकिन इस तरफ की मेज पर ऐसा नहीं था। यहां सभी लोग एक दूसरे को घूरते हुए बैठे थे और किसी ने भी अपनी चॉपस्टिक उठाने की हिम्मत नहीं की। इस तरफ की स्थिति दूसरी मेज पर बैठे लोग साफ देख सकते थे, मगर उन्होंने अनजान बनकर शराब पीना और बातें करना जारी रखा। रेयांश को इस तरह का बेजान माहौल बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो इससे बेहतर पन्ना महल की खूबसूरत लड़कियों के साथ शराब पीना पसंद करता। यहां बैठे रहने से तो वह कहीं भी चला जाता। कुछ देर बाद ही रेयांश खड़ा हो गया और बोला, सभी को नमस्कार, मेरा पेट भर गया है, मैं चलता हूं। दोनों परिवारों के बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए भीष्म राजवंशी और बाकी युवा रेयांश के साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे। वैसे भी वे सभी चाहते थे कि रेयांश जल्दी से चला जाए। रेयांश का इतना अशिष्ट व्यवहार देखकर वे सभी मन ही मन खुश होने लगे कि अब इसे बड़ों से फटकार मिलेगी। और सचमुच नायक कुल के पूर्वज ने अपनी नजर खड़े हुए रेयांश की तरफ घुमाई और कहा, बेटा रेयांश, रुको जरा यहाँ आओ। रेयांश को समझ नहीं आया कि यह बूढ़ा क्या करने वाला है, मगर वो उसके पास चला गया। इस वक्त सभी ने अपनी चॉपस्टिक रख दी थी और राजवंशी कुल प्रमुख भी मुस्कुराते हुए रेयांश को देख रहे थे। नायक कुल के पूर्वज ने रेयांश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुना है कि तुम्हारा सुप्रिया और दिनेश के साथ झगड़ा हो गया था। रेयांश ने शांत स्वर में जवाब दिया, जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी राजवंशी कुल प्रमुख ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई, युवाओं में खून का जोश होता है, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, जब तक किसी की जान ना जाए या कोई गंभीर चोट ना आए सब ठीक है। हम भी तो ऐसे ही बड़े हुए हैं ना। ऐसा करते हैं, दिनेश, सुप्रिया, तुम दोनों यहाँ आओ। राजवंशी कुल प्रमुख के बुलावे पर दोनों युवा कांपते हुए आगे आए और रेयांश के सामने खड़े हो गए, मगर उन्हें उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राजवंशी कुल के दो अधेड़ उम्र के पुरुषों ने अपने युवा सदस्यों का ये कमजोर रवैया देखा तो उनकी भौहें तन गईं। मगर राजवंशी कुल प्रमुख के दिल में काफी उदारता थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, युवाओं, घबराओ मत, झगड़े तो होते ही रहते हैं, हम दोनों भी तो लड़कर ही दोस्त बने थे। आओ, एक दूसरे से माफी मांग लो और भविष्य में अच्छे दोस्त बन जाओ। नायक कुल के पूर्वज ने भी हंसते हुए कहा, बिल्कुल सही, रेयांश ने उन्हें चोट पहुंचाई है तो माफी मांग ले और ये छोटा सा झगड़ा खत्म हो जाएगा। राजवंशी और नायक कुल भाइयों की तरह हैं, अपने ही भाइयों के बीच के झगड़ों को समझदारी से सुलझा लेना चाहिए। नायक कुल के पूर्वज की बात रेयांश की तरफ इशारा कर रही थी। नायक कुल के पूर्वज ने रेयांश को ड्रैगन सील दी थी, जिसके जरिए उसे बहुत बड़ा फायदा मिला था। रेयांश एहसान फरामोश इंसान नहीं था। राक्षस शिकार प्रतियोगिता नजदीक थी और उसने भीष्म राजवंशी को मारने का पक्का इरादा कर लिया था, इसलिए वह इस वक्त कोई बवाल नहीं खड़ा करना चाहता था। उसने भी दोनों बुजुर्गों की तरह मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी सही कह रहे हैं, एक योद्धा को छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आओ दिनेश भाई। रेयांश ने दिनेश राजवंशी को कोई मौका दिए बिना ही जोर से गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाई। रेयांश का अचानक इतना उत्साह देखकर सभी हैरान रह गए और तभी रेयांश ने वही किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने सुप्रिया राजवंशी को भी अपनी बाहों में भर लिया और बिजली की गति से उसके उभरे हुए नितंबों को जोर से दबा दिया। उस दिन इतनी खूबसूरत और प्यारी सुप्रिया जी को चोट पहुंचाने के लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। ये फूल लीजिए, ये मेरी माफी का तोहफा है, सिर्फ एक पल के लिए ही सही। मगर पन्ना महल की लड़कियों से बेहतर एहसास था। रेयांश ने सही वक्त पर उसे छोड़ दिया और अपनी जेब से एक मुरझाया हुआ जंगली गुलाब का फूल निकालकर सुप्रिया के हाथ में थमा दिया। ये वही फूल था जो उसने सुबह बोरियत में वापस आते वक्त तोड़ लिया था। सुप्रिया राजवंशी का मुंह बुजुर्गों की तरफ था, इसलिए उन्हें लगा कि रेयांश ने सिर्फ हल्के से गले लगाया है। मगर दूसरी मेज पर बैठे राजवंशी कुल के युवा सब कुछ साफ साफ देख रहे थे। रेयांश ने जिस तरह से सुप्रिया को दबाया, वह सब उनकी आंखों के सामने हुआ था। उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। रेयांश की इतनी हिम्मत देखकर वे सभी दंग रह गए थे। भीष्म राजवंशी और विराट राजवंशी की आंखों में जानलेवा इरादे उभर आए। रेयांश को यह एहसास हो रहा था कि उसे निशाना बनाया जा रहा है, मगर उसने परवाह नहीं की और मुंह घुमाकर भीष्म राजवंशी और विराट राजवंशी को चुनौती भरी नजरों से देखा। तभी अचानक उसकी नजर आराधना नायक की गुस्से भरी आंखों से मिल गई, जिससे डरकर उसने अपनी गर्दन से कोड़ को लिया। इस वक्त सुप्रिया राजवंशी भी हैरानी से रेयांश को देख रही थी और उसके हाथ में अभी भी वह जंगली गुलाब था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रेयांश ने इतनी हिम्मत कैसे कर ली, इसलिए वह चीखना भी भूल गई थी।
इस दौरान रेयांश ने तुरंत राजवंशी कुल प्रमुख और नायक कुल के पूर्वज से कहा, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अब जाऊंगा। राजवंशी कुल प्रमुख ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, जाओ, काम है तो पहले वो निपटा लो। होंगू हॉल में मौजूद सभी लोगों की तरह तरह की निगाहों को नजरअंदाज करते हुए रेयांश दरवाजे की तरफ चल पड़ा। भीष्म राजवंशी और विराट राजवंशी ने एक दूसरे की तरफ देखा। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी